13 मई 2011 वेस्ट बंगाल। ये वो रात थी जब 34 साल का एक सिलसिला टूट गया, जब एक अकेली औरत ने बिना किसी बड़े कंधे के, बिना करोड़ की प्रॉपर्टी के, सिर्फ अपने दम पे एक पूरी लेफ्टिस्ट एम्पायर को उखाड़ फेंका। लोग उस रात नाचे थे, कुछ रोने लगे। काफी घर थे जहाँ 3 जनरेशंस ने सिर्फ एक ही सरकार देखी थी और पहली बार वो सरकार टूट गई। पर क्या ममता वो सब दे पाई जो उन्होंने वादा किया था? और आज की डेट में बंगाल में क्या हाल है? अगर आप इंडिया की रीजनल पॉलिटिक्स में एक सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे पैशनेट और सबसे मिसअंडरस्टूड फिगर ढूंढे तो वो है ममता बनर्जी। एक ऐसी नेता जिसे उनके सपोर्टर्स दीदी बोलते हैं और उनके क्रिटिक्स ऑथोरिटेरियन बोलते हैं, जिसके बारे में कोई न्यूट्रल नहीं, सब या तो उसे प्यार करते हैं या फिर नफरत। लेकिन उन्हें समझना, जेन्युइनली समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी कहानी सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंडियन डेमोक्रेसी की उस कॉम्प्लिकेटेड औरत के बारे में जिसने एक पार्टी की स्लेवरी तोड़ के अपनी पार्टी बनाई, जिसने लेफ्ट के लाल डर के सामने सीना तान के खड़ी रही और फिर जब पावर मिली तो एक नई डिबेट शुरू हो गई। आज हम बिल्कुल फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखेंगे उनका राइज, उनका राज, उनका कंट्रोवर्सीज और बंगाल का वो सवाल जो 2026 इलेक्शन से पहले हर घर में चल रहा है। दीदी का नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? वेस्ट बंगाल ये वो स्टेट है जिसने इंडिया को रविंद्रनाथ टैगोर दिया, सुभाष चंद्र बोस दिया, सत्यजीत राय दिया। ये इंटेलेक्चुअल्स और एक्टिविस्ट की धरती है और रेवोल्यूशंस की धरती है। 1977 में जब इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी हारी, बंगाल में एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ जिसके बारे में दुनिया ने सोचा, क्या एक इलेक्टेड लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट सस्टेनेबल हो सकती है क्या? लेफ्ट फ्रंट सीपीएम के नैरेटिव में पावर में आई, ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर बने, शुरुआत में अपोजिशन वर्ग आई, जमीन डिस्ट्रीब्यूशन, किसानों को जमीन मिली, लोग खुश हुए, पंचायती राज स्ट्रॉन्ग हुआ। सीपीएम को जेन्युइन सपोर्ट था ग्राउंड लेवल पर, लेकिन धीरे धीरे ये पार्टी गवर्नेंस से ज्यादा कंट्रोल बनाने लगी। हर विलेज में एक सीपीएम के आदमी, हर डिसीजन में एक सीपीएम स्टैम्प। अगर आप सीपीएम के खिलाफ वोट देते थे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते थे। कुछ लोगों की दुकान बंद हो जाती थी, कुछ लोगों को नौकरी जाती थी, रोस्ट केस, उन्हें अपना गाँव ही छोड़ना पड़ता था। इसी माहौल में 1970 के कालीघाट में एक लड़की थी जिसको ये सब देखना था, भुगतना था और फिर बदलना भी था। 5 जनवरी 1955 कोलकाता का कालीघाट नेबरहुड, प्रोमिलेश्वर बनर्जी के घर एक बेटी आई, ममता बनर्जी। लोअर मिडिल क्लास फैमिली, बाप एक लोकल एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकली कॉन्शियस लेकिन फाइनेंशियली कमजोर थे। घर में सिर्फ जरूरतों की चीजें थी, लग्जरी का कोई सवाल ही नहीं था। ममता 17 साल की थी जब उनके बाप का डेथ हुआ। एक झटके में चाइल्डहुड खत्म और कुछ और भी शुरू हुआ। एक ऐसे अर्जेंसी की जिंदगी में कुछ करना है, कुछ लड़ के लेना है। ममता की स्कूल एज में ही कांग्रेस के स्टूडेंट विंग छात्रा परिषद से जुड़ना शुरू कर दिया था। वो जमाना था जब बंगाल में नक्सल मूवमेंट के बाद पॉलिटिक्स एक ब्लड स्पॉट थी। रैलीज में फिजिकल क्लासेस नॉर्मल थी और ममता जो फिजिकली काफी पिटते थे, उन रैलीज में सबसे आगे होती थी। एक दफा एक रैली में सीपीएम के वर्कर्स ने छात्रा परिषद के रैलीज पर अटैक किया। लोग भागे लेकिन ममता नहीं भागी, वो वहाँ खड़ी रही अकेली तब तक जब तक पुलिस नहीं आई। लोग कहते हैं उस दिन बंगाल ने एक नई पॉलिटिशियन को नोटिस किया। 1984 का इलेक्शन, इंदिरा गांधी हत्या के बाद कांग्रेस की सिंपैथी वेव चल रहा था। ममता ने कोलकाता दक्षिण सीट से सीपीएम के हेवीवेट नेता सोमनाथ चटर्जी को हराया। 29 साल की उम्र में पहला इलेक्शन, सीधा पार्लियामेंट पहुंच गई। बंगाल ने देखा ये नाम याद रखना होगा। कांग्रेस में ममता एक आउटसाइडर थी, डिस्पाइट बीइंग ए लॉयलिस्ट। ये पार्टी एक डायनेस्टी की पार्टी थी। गांधी फैमिली के परमिशन के बगैर कोई बड़ा नहीं हो सकता था। ममता जैसे औरत जो सीधी बात बोलती थी, जो ग्राउंड से आती थी, जो कांग्रेस लीडरशिप से ओपनली डिसएग्री कर सकती थी, उन्हें एक सीमा से ज्यादा नहीं जाने दिया जाता था। 1989 में वो एक बार हारी, 1991 में वापस आई, यूथ कांग्रेस की नेशनल प्रेसिडेंट बनी, रेलवे मिनिस्टर बनी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में। लेकिन बंगाल में सीपीएम का डर इतना गहराई से सेट था कि कांग्रेस का कोई भी लोकल लीडर सीधा लड़ नहीं सकता था। असली टूट का मूवमेंट आया जब कांग्रेस लीडरशिप ने
बंगाल में सीपीएम के साथ टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की बात शुरू की। ममता के लिए ये पर्सनल था। सीपीएम ने उनके लोगों को मारा था, उन सबका घर जलाया था जिन्हें वो जानती थी, और अब उनकी अपनी पार्टी उन्हीं से हाथ मिलाने की बात कर रही थी। 1997 से 98 तक ममता का कांग्रेस से रिश्ता प्रैक्टिकली खत्म हो चुका था। जो चीज बाची थी वो सिर्फ एक फॉर्मल अनाउंसमेंट थी। 1 जनवरी 1998 ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ दी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ। तृणमूल मतलब रूट, ग्रास रूट, जमीन से जुड़ना। ये नाम उन्होंने डेलिबरेटली चूज किया था। एक पार्टी जो नीचे से ऊपर उठेगी, ऊपर से नीचे नहीं आएगी। बहुत लोगों ने कहा ये पार्टी 1 साल में खत्म हो जाएगी। एक अकेली औरत बंगाल में सीपीएम के खिलाफ कांग्रेस के साथ भी नहीं, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। लेकिन ममता के पास एक चीज थी जो पैसा नहीं खरीद सकता, वो थी स्ट्रीट क्रेडिबिलिटी। वो लोकल ट्रेन लेती थी रैलीज में जाने के लिए। वो चाय स्टॉल पर रुक के लोगों से बात करती थी। एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा, दीदी आप सिक्योरिटी क्यों नहीं लेती? ममता का जवाब था, जब पब्लिक मेरा सिक्योरिटी है तो और किसी की जरूरत नहीं। 1998 के लोकसभा इलेक्शन में नई टीएमसी ने 7 सीट जीती। बीजेपी से अलायंस हुआ। ममता वाजपेयी कैबिनेट में रेलवे मिनिस्टर बनी। नया पार्टी रियल पावर थे, पर बंगाल में लेफ्ट अभी भी अनबीटेबल लग रही थी। वो वक्त आना अभी बाकी था। लेफ्ट फ्रंट का बंगाल में मतलब सिर्फ सरकार नहीं था, वो एक पैरेलल स्टेट था। हर जिले में सीपीएम के स्ट्रक्चर, हर स्कूल बोर्ड में उनका आदमी, जॉब्स के लिए उनका चमचा बनना पड़ता था, टेंडर के लिए उनका कार्ड देना पड़ता था। ये ओपनली बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी, और ममता इन लोगों के लिए आई। जब सीपीएम के गुंडे ने टीएमसी वर्कर्स को मारा, वो उस विलेज में पहुंची। जब किसी का घर जलाया गया, वो उस फैमिली के पास गई। ये परफॉर्मेटिव नहीं था और लोग ये फर्क समझते थे। 1990 में एक प्रोटेस्ट के दौरान सीपीएम वर्कर्स ने ममता पर फिजिकल अटैक किया। उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। रिपोर्टर्स के पास फुटेज थी। एक बैंडेज औरत हॉस्पिटल बेड पे नहीं, माइक्रोफोन के सामने खड़ी कहती है, ये लोग मुझे रोक नहीं सकते। बंगाल ने वो क्लिप देखी और कुछ लोगों के दिलों में कुछ सेट हो गया। 2001 और 2006 के इलेक्शन में टीएमसी हारी। लेफ्ट बहुत पावरफुल था, लेकिन हर इलेक्शन में टीएमसी का वोट शेयर बढ़ रहा था। ममता का बेस स्ट्रांग हो रहा था। बंगाल में कुछ हिलने वाला था, लेकिन ट्रिगर चाहिए था। वो ट्रिगर 2007 में आया और इसका नाम था सिंगूर और नंदीग्राम। 2006 लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट एक बड़ा इंडस्ट्रियल सपना देख रहा था। रतन टाटा ने अनाउंस किया, बंगाल में दुनिया की सबसे सस्ती कार बनेगी, टाटा नैनो। लोकेशन सिंगूर, हुगली, सीधा फर्टाइल फार्मलैंड। चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य ने फोर्स करके 997 एकर्स लैंड एक्वायर की। बहुत जगह अनविलिंग फार्मर्स से जमीन लिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, ये लाइन थी, पर जिनके जमीन थी उन्हें जो मिलना था वो नहीं मिला। कुछ को तो पता ही नहीं था कि उनका साथ क्या हो रहा है। ममता सिंगूर पहुंची। उनका 26 दिन का धरना शुरू हुआ। बारिश में, ठंड में, खुले मैदान में। नेशनल मीडिया ने कवर किया। लोग इंडिया भर से देख रहे थे। एक पॉलिटिशियन फिजिकली वहाँ जमीन पर भूख हड़ताल पर किसानों के साथ। इमेजिनेशन बहुत पावरफुल थी, लेकिन जो आई वो और भी बड़ी चीज थी, नंदीग्राम। 2007 नंदीग्राम में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना था। लोगों ने स्ट्रांगली अपोज किया। 14 मार्च 2007 को पुलिस फायरिंग हुई। सरकारी फिगर्स 14 लोग मारे गए। नॉन ऑफिशियल में ये नंबर कई गुना ज्यादा था। पिक्चर्स, वीडियो सब वायरल हो गए। बंगाल शॉक में था। ममता नंदीग्राम जाना चाहती थी। सीपीएम गवर्नमेंट ने रास्ता रोका, लिटरली बैरिकेड्स लगाते हुए। ममता ने वहाँ भी धरना दिया। फिर थोड़ी गाड़ियां और एक पैदल रैली लेके आई। बंगाल ने देखा वो नहीं रुकेगी, और फिर बंगाल का इंटेलेक्चुअल क्लासेस जो डेकेड से सीपीएम के साथ था या न्यूट्रल था, ममता के साथ खड़ा हो गए। मौसेप्ता देवी, अपर्णा सेन, सुभा प्रसन्ना, श्यामल चक्रवर्ती, ये वो लोग थे जो सीपीएम को लेजिटिमेसी देते थे। जब उन्होंने हाथ खींचा तो सीपीएम की मोरल अथॉरिटी खत्म हो गई। सिंगूर और नंदीग्राम ने बंगाल की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। सीपीएम अब डिफेंसिव
था और ममता पहली बार पूरी बंगाल की नेता लग रही थी, सिर्फ कोलकाता की नहीं। 2011 के इलेक्शन बंगाल के लिए अस्तित्व का सवाल था। सीपीएम एक ऐसी पार्टी थी जिसने 34 साल में अपने आप को स्टेट के डीएनए में बुन लिया था। हर इंस्टीट्यूशन में उनका अक्सर था। ममता के खिलाफ पूरी मशीनरी थी। ममता का कैंपेन 3 शब्दों पर था, माँ, माटी, मानुष। माँ मीन्स बंगाल की माँ, माटी मीन्स सॉयल और मानुष मीन्स द पीपल। ये सीपीएम की इंडस्ट्रियल ब्यूरोक्रेटिक विजन का डायरेक्ट काउंटर था। ममता की कहना था कि बंगाल तुम्हारा नहीं, ये माँ की जमीन है। 13 मई 2011 रिजल्ट, तृणमूल कांग्रेस 184 सीट्स जीती आउट ऑफ 294, 48% वोट शेयर मिला। सीपीएम सिर्फ 40 सीट पर सिमट गई। 34 साल का एम्पायर एक रात में टूट गए। लोग सड़कों पर निकले, ढोल बाजे, कुछ जगह लोगों ने मिठाई बांटी, कुछ जगह लोग रोए प्योर जॉय में कि हमारी जिंदगी में ये दिन भी आया। 20 मई 2011 ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की पहले महिला चीफ मिनिस्टर बने। ओथ सेरेमनी में वो ऐसी ही थी, सफेद साड़ी और सिंपल चप्पल पहन के, कोई डिजाइनर एक्सेसरीज नहीं। एक जर्नलिस्ट ने लिखा, she looked exactly like she looks at a धरना, that was the point। एक सिग्नल था, मैं नहीं बदलती हूँ। लेकिन अब असली चैलेंज शुरू था। एक बेटर सिस्टम बनाना वो बहुत अलग चीज है। दीदी मतलब बड़ी बहन, ये सिर्फ एक एफेक्शनेट टाइटल नहीं है। बंगाली में इस वर्ड में एक पूरी रिलेशनशिप है, वार्मथ, अथॉरिटी और प्रोटेक्शन का मिक्स। और ममता ने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ये आइडेंटिटी परफेक्टली एम्बॉडी की है। वो पेंट करती है और अपनी पेंटिंग्स चैरिटी में देती है। वो कविताएं लिखती है, वो खुद चावल दाल बनाती है कुछ दिनों में। वो किसी भी डेथ की खबर सुनने के पर्सनली पहुंच जाती है। रोड एक्सीडेंट हो, साइक्लोन हो या कोई ट्रेजेडी, ये माइक्रो लेवल अटेंशन लोगों को बहुत पसंद आती है। और फिर वो चीज है जो उन्हें जेन्युइनली डिफरेंट बनाती है, उनकी रॉनेस। वो फिल्टर नहीं लगाती। जब गुस्सा आता है तो दिखता है, जब रोना आता है तो वो रो देती है, जब कोई इंसल्ट करे तो इंस्टेंटली फायर बैक करती है। ये अनिश्चितता एक लाइबिलिटी भी है और एक मैसिव पॉलिटिकल एसेट भी, क्योंकि लोग पॉलिटिशियंस की परफॉर्मिंग से थक जाते हैं। ममता परफॉर्म नहीं करती, या एटलीस्ट वो ऐसा लगती है। अब हम वो हिस्से के बारे में बात करते हैं जो बहुत जरूरी है। ममता की गवर्नमेंट के अगेंस्ट सीरियस, डॉक्यूमेंटेड और कंसर्निंग एलिगेशंस है। इन्हें इग्नोर करना जर्नलिस्टिकली डिसऑनेस्टी होगा। 2013 शारदा ग्रुप, एक मैसिव चिट फंड स्कीम कोलैप्स हुआ। लाखों बंगाली लोगों ने, ज्यादातर पुअर और लोअर मिडिल क्लास, अपनी सेविंग्स इस कंपनी में लगाई थी। प्रोमिसेस थे हाई रिटर्न्स के, कंपनी गया, लोग बर्बाद हुए। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया, कई टीएमसी लीडर्स का सीधा कनेक्शन निकला शारदा के साथ, उन्हें अरेस्ट किया गया। ममता ने सीधा इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया, लेकिन जो डैमेज हुआ पब्लिक ट्रस्ट में वो हुआ। 2014 में जर्नलिस्ट मैथ्यू सैमुएल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। टीएमसी के काफी बड़े लीडर्स कैमरास के सामने कैश लेते हुए रिकॉर्डेड हुए। 2016 में फुटेज रिलीज हुआ, हल्ला मचा। ममता ने पूरी केस को बीजेपी और सीबीआई की पॉलिटिकल साजिश कहा। कोर्ट्स में केस चला, कई लीडर्स को बेल मिली, कुछ अरेस्ट भी हुए, लेकिन सवाल रिमेन करता है, इतना सब अगर सिर्फ साजिश थी तो कैमरास के सामने कैश क्यों? 2024 एक यंग वुमेन डॉक्टर का ब्रूटल रेप और मर्डर हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, उस जगह जहां वो सेफ होनी चाहिए थी। बंगाल की सड़कों पर वो प्रोटेस्ट आई जैसे बहुत सालों से कुछ नहीं आया था। रात को 2 बजे 3 बजे लाखों लोग बाहर थे, कैंडल्स लेके, सिर्फ एक डिमांड लेके, जस्टिस चाहिए। ममता की पुलिस पर आरोप लगा कि एविडेंस टेम्पर किया गया। सीबीआई ने केस लिया। ममता की गवर्नमेंट का रिस्पांस स्लो और डिफेंसिव था और बंगाल ने ये नोटिस किया। ममता बनर्जी की स्टोरी सिर्फ बंगाल की स्टोरी नहीं है, वो नेशनल पॉलिटिक्स में एक सेंट्रल और डिफाइसिव फिगर है। और उनका पॉलिटिकल जर्नी आइडियोलॉजिकली फैसिनेटिंग भी है, क्योंकि उन्होंने बहुत ड्रामेटिक यू टर्न्स की है। 1999 से 2001 तक वो वाजपेयी कैबिनेट में थी, बीजेपी के साथ रेलवे मिनिस्टर बन के। उन्होंने अच्छा काम भी किया, लेकिन 2002
2002 में गुजरात राइट्स के बाद उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा। ये उनका एक जेन्युइन स्टैंड था। ये अपॉर्चुनिज्म आज भी डिबेट होती है, लेकिन फैक्ट ये है कि उन्होंने अलायंस तोड़ा जब कोalition में रहना पॉलिटिकली आसान था। 2019 का बाद बीजेपी के साथ ममता का आमना सामना नेशनल लेवल पर आ गया। CAA NRC पे ममता ने ओपनली कहा बंगाल में ये लागू नहीं होगा। CBI ED का TMC लीडर्स पर रेड का सिलसिला शुरू हुआ। ममता का कहना ये पूरा पॉलिटिकल परसिक्यूशन है, बीजेपी का कहना ये लॉ का राज है और दोनों के पास आर्गुमेंट्स है। 2023 से 24 में इंडिया अलायंस बना, ममता इसमें थे, फिर कॉम्प्लिकेटेड हुआ। बंगाल में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग नहीं हुई, ममता अकेले 42 सीट्स पर TMC के कैंडिडेट्स उतारे। आज की डेट में वेस्ट बंगाल कहाँ खड़ा है, ऑनेस्ट जवाब देना आसान नहीं है। दो पिक्चर है और दोनों साच है। एक तरफ ममता की गवर्नमेंट ने बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्टमेंट किया है, कोलकाता मेट्रो एक्सपेंड हुआ है, कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार जैसा वेलफेयर स्कीम जिसमें डायरेक्टली कैश वुमेन के बैंक अकाउंट्स में जाते हैं। इनकी रीच काफी वास्ट है। रूरल बंगाल में पुअर वुमेन का एक सिग्निफिकेंट वोट बैंक जेन्युइनली ग्रेटफुल है। रूरल कनेक्टिविटी, साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन, स्कूल प्रोग्राम्स ये सब है। दूसरी तरफ बीजेपी अब बंगाल में एक रियल फोर्स है। 2019 में 18 लोकसभा सीट्स मिली थी बीजेपी को। 2024 में 12 सीट मिली, थोड़ी कम आई, लेकिन वो अभी भी 39% वोट शेयर ले रही है। शुभेंदु अधिकारी जो खुद TMC से आए हैं, बीजेपी के बंगाल में सबसे इफेक्टिव फेस है। उन्हें बंगाल का ग्राउंड पता है। ये अपोजिशन आसान नहीं है। और अभिषेक बनर्जी ममता के भांजे TMC का एक नया पावर सेंटर बन रहे हैं। यंग, एग्रेसिव, इंग्लिश स्पीकिंग, लेकिन उनका राइज भी एक कंट्रोवर्सी के साथ आई है। नेपोटिज्म के आरोप, कोर्ट केसेस, पब्लिक परसेप्शन। 2026 बंगाल इलेक्शन ये एक रियल कॉन्टेस्ट होगा। TMC के पास सत्ता में रहने का एडवांटेज है, वेलफेयर स्कीम्स का ग्राउंड सपोर्ट है, लेकिन आरजीकर का घोस्ट है, करप्शन का नैरेटिव है। बीजेपी के पास सेंट्रल मशीनरीज है, रिसोर्सेस है और एक नैरेटिव है बंगाल बदल डालो। आप डिसाइड करेगा बंगाल का वोटर। तो अल्टीमेटली ममता बनर्जी की लेगेसी क्या है? एक तरफ ये फैक्ट है कि एक औरत कोई बड़ा कंधे नहीं, कोई इनहेरिटेड पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई इनहेरिटेड वेल्थ नहीं, सिर्फ अपने दम पे बंगाल जैसा एक कॉम्प्लेक्स स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनी। 34 साल की लेफ्ट मशीन को फाड़ के ये अचीवमेंट इंडिया में जेन्युइनली रेयर है और ये किसी से छीना नहीं जा सकता। और एक तरफ ये भी फैक्ट है कि पावर के 15 सालों में उनकी गवर्नमेंट पर करप्शन, वायलेंस और प्रेस इंटिमिडेशन का सीरियस और डॉक्यूमेंटेड आरोप लगे हैं। आरजीकर केस ने एक बार फिर सवाल उठाया, क्या लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में जेन्युइनली बेटर है? क्या एक नेता की पर्सनल इमेज एक गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी की जगह ले सकती है? जो मुझे पर्सनली सबसे थॉट प्रोवोकिंग लगती है वो 2024 की वो रात थी जब लाखों बंगाली रात को बाहर आए। उन प्रोटेस्टर में ममता का वोटर भी शामिल थे, TMC सपोर्टर्स भी थे। वो लोग जो CPM के डर से आजाद हुए थे, ममता के वजह से वो भी थे और वो कह रहे थे जस्टिस चाहिए। शायद यही ममता बनर्जी का सबसे इम्पोर्टेंट लेगेसी है। उन्होंने बंगाल में एक पॉलिटिकल कल्चर दिया जहां लोग डर के वोट नहीं करते। वो कल्चर जो उन्होंने क्रिएट किया वो अब उन्हें भी चैलेंज कर सकता है और वही डेमोक्रेसी का असली टेस्ट है। ममता बनर्जी का अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों। इलेक्शन आने वाला है, बंगाल का फैसला होना बाकी है, पर एक बात तय है, जो भी हो बंगाल में दीदी का नाम पॉलिटिकल हिस्ट्री से नहीं मिटेगा। चाहे आप उन्हें लव करो या फिर चाहे क्रिटिसाइज करो, ये कहानी इग्नोर नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में आपका राय दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे अवेयर, सब्सक्राइब।